मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। शुरुआत मुंबई से। धारावी मस्जिद पर बीएमसी का बयान सामने आया है। मस्जिद कमेटी ने 4 से 5 दिनों का समय मांगा है। मस्जिद कमेटी ने ये कहा है कि अवैध निर्माण हटा लेंगे। मस्जिद प्रशासन को नोटिस भी दिया गया है और बीएमसी ने मस्जिद कमेटी की मांग मान ली है। तो मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया है, एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि अवैध निर्माण जो भी है वो खुद हटाया जाएगा। मस्जिद प्रशासन को नोटिस दिया गया था और बड़ी कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन 4 से 5 दिनों के लिए कार्रवाई पर रोक है। जो बातचीत हुई है उसमें और गिरीश गायकवाड़ जो है, बातचीत क्या कुछ हुई है मस्जिद कमेटी के सदस्यों या जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं या फिर पुलिस के बीच में या बीएमसी की टीम के बीच में, ये बातचीत के बारे में बताने के लिए हमारे साथ गिरीश गायकवाड़ जुड़ गए हैं। गिरीश, क्या बातचीत हुई, क्योंकि अभी जो कार्रवाई है बीएमसी की वो 4 से 5 दिनों के लिए रोकी गई है। अब मस्जिद कमेटी ये कह रही है कि खुद ही हटा लिया जाएगा अवैध निर्माण। जी बिल्कुल, अब कहा जा रहा है कि जो अवैध निर्माण किया गया है उसको हटाया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी तोड़क कार्रवाई ना की जाए। और इस बात को बीएमसी ने भी माना है और 4 से 5 दिन का समय दिया गया है, ऐसी जानकारी अब मिल रही है। मैं फिलहाल धारावी में हूं और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो तनाव की स्थिति है वो बरकरार है। लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहा गया है और ये पूरा रास्ता जो है 90 फीट रोड है धारावी की, एशिया की जो नंबर 1 झोपड़पट्टी जिसे कहा जाता है, स्लम कहा जाता है, उसी के बीच में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। और पिछले 25 साल से इस मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। लोग रास्ते पर, सड़क पर नमाज पठन करते थे और इसीलिए एक जो अतिरिक्त फ्लोर है वो बनाया गया था, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पे धारावी में जब इतने सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और ऐसा उनको नोटिस न दिए जाने के बावजूद मस्जिद को नोटिस क्यों दिया जा रहा है, ऐसा सवाल भी यहाँ पर आवाम के लोग खड़े कर रहे हैं। जो मस्जिद की कमेटी है उसने 4 से 5 दिन का समय मांगा है और फिलहाल यहाँ के जो लोग आज सुबह से जमा हुए थे, जो जमाव यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर घेराव डाल के खड़ा हुआ था, उनको अब यहाँ से निकल जाने के लिए कहा गया है और धीरे धीरे लोग अब अपने घर जाते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो परिस्थिति कंट्रोल में है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन तनाव अभी तक पूरी तरीके से खत्म हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वापस अगर ये लोग आएंगे तो पुलिस क्या एक्शन लेगी ये देखना भी लाजमी होगा। जो महानगर पालिका की दमकल की जो गाड़ियाँ आई थी उनको तोड़क कार्रवाई, तोड़क पथक जो आया था यहाँ पे, उनको भी अब यहाँ से निकल जाने के लिए कहा गया है। 4 से 5 दिन का समय दिया गया है। हालांकि यहाँ की जो नॉर्थ सेंट्रल की एमपी है वर्षा गायकवाड़, उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की थी, उनको भी एक निवेदन दिया था, पत्र दिया था और इस तरह की तोड़क कार्रवाई न की जाए ऐसी मांग भी की थी, जिस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने भरोसा भी जताया था कि वो पालिका अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और आज जब सुबह दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, आला अधिकारी पहुँचे, तो फिर तनाव की स्थिति निर्माण हो गई। बहुत से सैकड़ों हजारों जो समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर जमा हुए। तनाव जो है इस वक्त नियंत्रण में दिख रहा है, जैसा कि बता रहे हैं गिरीश गायकवाड़, पूरे मामले को समझाते हुए दिख रहे हैं। बीएमसी की कार्रवाई का पहले विरोध हुआ था, अब मुस्लिम प्रतिनिधि कह रहे हैं कि खुद ही अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। शुक्रिया आपका गिरीश, जानकारी देने के लिए। और इस बीच बीएमसी की कार्रवाई का विरोध कर रहे लोग सड़क पर भी उतर आए हैं और पुलिस को हालात संभालने में काफी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो ट्रैफिक पर फंसा हुआ है उसको निकलने दो, ट्रैफिक बस को निकलने दो। बस ये अपने लिए रहती है, उसको आप बिल्कुल ये मत करो। देखो गाड़ियों का नुकसान करके कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, मेहरबानी करके गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं करेगा। जो बस डाइवर्ट हो रही है उसको डाइवर्ट होने दो। आप लोग थोड़ा साइड में बैठो। क्या है जो भी डिसीजन है वार्ड ऑफिसर वगैरह सर, भाई लोग थोड़ा देर के लिए एक साइड बना के इधर आ जाओ। आप लोग ये बाजू आ जाओ। तो देखिए, धारावी विवाद पर नितेश राणे ने भी बयान दिया है। कहा है ये लोग शरिया कानून लाना चाहते हैं, गणपति जुलूस पर पथराव किया। नितेश राणे का ये बयान सामने आया है। धारावी मस्जिद कमेटी को बीएमसी की चिट्ठी भी मिली है और साथ ही नितेश राणे ने एक बार फिर से ये बयान दिया है। गणपति जुलूस पर पथराव को लेकर के कहा है ये लोग शरिया कानून लाना चाहते हैं। धारावी में जो जिहादियों ने, जो हमारे देश में, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे देश में इनको शरिया कायदा लेके आना है, इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान मान्य नहीं, उसका बहुत बड़ा उदाहरण आज ये लोग ने धारावी में दिखाया। जो मस्जिद का इलीगल भाग है
जिसको तोड़ने के लिए आज मुंबई महापालिका बीएमसी के अधिकारी वहाँ पहुँचे थे। ये जिहादियों ने उधर उसको भी तोड़ने को दिया नहीं, उसको आगे जाके बीएमसी की गाड़ियों की तोड़फोड़ की है। इस तरीके की दादागिरी यह जिहादियों को दिखानी होगी तो उन्होंने पाकिस्तान में जाना चाहिए, बांग्लादेश में जाना चाहिए। हमारे मुंबई में ये दादागिरी चलेगी नहीं। और हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद का शोर अब पूरे प्रदेश में सुनाई दे रहा है। शिमला मंडी के बाद अब सिरमौर में हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। देखिए पूरी खबर। प्रदर्शनकारियों की लंबी कतार, सड़क पर नारेबाजी, मस्जिदों में अवैध निर्माण के खिलाफ मार्च। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं। हिंदू संगठनों ने सिरमौर के शिलाई कस्बे में बड़ा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के नाम पर अवैध निर्माण के आरोप लगाए हैं और बाहरी लोगों पर रोक लगाने की मांग की है। देश के अंदर कहीं पर भी अगर अवैध निर्माण होता है तो हम उसका विरोध करते हैं। आप देखिए हमारे संजौली के अंदर 172 बीघा जमीन में से 156 बीघा जमीन अकेले वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की और कहा कि हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों का निर्माण रोका जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बाहरी लोग गैर कानूनी तरीके से आकर हिमाचल प्रदेश में बस रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनसंख्या में तेजी से बदलाव आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने हिमाचल में बढ़ रही बाहरी लोगों की आबादी पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि बाहर से आए समुदाय विशेष के लोगों को प्रदेश से बाहर किया जाना चाहिए। और इस बीच सिरमौर के शिलाई में हिंदू संगठनों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की है और ये कहा कि पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए TV9 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हिंदू संगठनों के द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिलाई में एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त आप देखिए देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मांग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जो अवैध मस्जिदों और मज़ारों का निर्माण हो रहा है उस पर रोक लगाने की मांग हो रही है और शिलाई और हिमाचल में जो अवैध घुसपैठ हो रही है, जो बाहर से जाति विशेष के लोग आकर बस रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। देश के अंदर कहीं पर भी अगर अवैध निर्माण होता है तो हम उसका विरोध करते हैं। आप देखिए हमारे संजौली के अंदर 172 बीघा जमीन में से 156 बीघा जमीन अकेले वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली है। यहाँ हिमाचल के अंदर आप देखिए 99% हिंदू समाज रहता है। ये वक्फ बोर्ड कब से और कहां से यहाँ पर पैदा हो गया? के जो कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं वो लगातार नाराजगी जता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो अवैध मस्जिदों के निर्माण को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी कड़ी में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं सिरमौर में प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों में अवैध निर्माण के आरोप लगाए हैं और कहा है कि हिमाचल प्रदेश का माहौल नहीं खराब होने देंगे। आप देखिए संवाददाता मोहित शर्मा की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों के खिलाफ लगातार हिमाचल के हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के शिलाई कस्बे में एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। अवैध मस्जिदों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है। साथ ही भारत सरकार से मांग की जा रही है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए और हिमाचल प्रदेश में जो अवैध मस्जिदें बन रही हैं उनको रोका जाए और बाहर से जो जाति विशेष से जुड़े लोग आकर गैर कानूनी तौर पर हिमाचल में बस रहे हैं उनको भी यहाँ से बाहर निकाला जाए। इसी मांग को लेकर आप देखिए बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है और लगातार बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो जुटे हैं और लगातार पूरे हिमाचल में ही इसी तरह से हम देख रहे हैं जगह जगह हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ये प्रदर्शन हो रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति के द्वारा ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है और लगातार बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी स्थानीय और बाहरी का मुद्दा गर्म है। धर्मशाला में इसके विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। धर्मशाला के व्यापारियों को दिक्कत है कि बाहर से आए लोगों का कारोबार फल फूल रहा है और ऑनलाइन बिजनेस ने रही सही कसर निकाल दी है। इसके विरोध में आज व्यापारियों ने 12 बजे तक कोतवाली बाजार बंद रखा। हाथों पर बैनर पोस्टर लेकर विरोध जताया। स्थानीय व्यापारियों को उन रेहड़ी पटरी वालों से परेशानी है जो इस राज्य के नहीं थे। आरोप है कि प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्ती नहीं कर रहा है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार जाके अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करे
और इनकी पुलिस वेरिफिकेशन हो और मतलब प्रॉपर इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं। अभी जैसे एक ही 40 लोगों का आधार कार्ड एक ही डेट ऑफ बर्थ का निकला है, तो इसी प्रकार सरकार को हमसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि भैया अब यदि तुम नहीं जागे तो हम मर जाएंगे। बंद में शामिल व्यापारियों की दलील है कि बाहरी लोगों की वजह से उनका व्यापार ठप हो चुका है, क्योंकि वो ज्यादा किराया देकर दुकान ले रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने प्रशासन से ऐसे लोगों की पहचान करने और इनके कागजात की सही से जांच करने की मांग की है। गुजरात में ट्रेन डीरेल से जुड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। यहां फिश प्लेट को निकाला गया ताकि बड़ा हादसा हो सके। मामला सामने आने के बाद जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। गुजरात के सूरत में एक ट्रेन डीरेल करने की साजिश सामने आई। पश्चिमी रेलवे के वडोदरा डिवीजन में रेलवे ट्रैक के फिश प्लेट्स खोल दिए गए और उन्हें ट्रैक पर रख दिया गया। यह हादसा सूरत के किम स्टेशन के पास हुआ, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना दी गई और मौके पर पूरा अमला पहुंचा और हालात का जायजा लिया। घटना सुबह 5 बजे के बाद की है, जिसके बाद ट्रेन संख्या 12910 को लाल झंडे दिखाकर रोका गया। कई ट्रेनों की आवाजाही को रोका गया और जांच पड़ताल करने के बाद परिचालन शुरू किया गया। घटना के बाद सूरत के ग्रामीण डीएसपी आर सरवैया ने जानकारी दी है। मामले में केस दर्ज किया गया है और घटना की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि साजिश के पीछे कितने लोग थे और उनका मकसद क्या था। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेन को डीरेल करने की कई खबरें पहले भी आ चुकी हैं। यूपी के कई शहरों में इस तरह की साजिश को अंजाम दिया जा चुका है। इससे पहले यूपी के रामपुर में भी रेल ट्रैक पर लोहे का खंभा मिला था। सूरत की ताजा घटना चिंताजनक है, क्योंकि तमाम सतर्कता के बावजूद ट्रेन को डीरेल करने की साजिश नहीं रुक रही है। तिरुपति प्रसादम विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने सीएम चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा है और प्रसादम में मिलावट मामले की जांच कराने की मांग की है। देखिए पूरी खबर क्या है। तिरुपति के प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने के दावे से देश भर के भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है। अब केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने चंद्रबाबू नायडू को इस मामले पर एक खत लिखा है। उन्होंने इस खत के जरिए प्रसाद में मिलावट मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अन्य धर्मों को बढ़ावा देने की जांच होनी चाहिए। तो इस विवाद पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि प्रसाद बनाने के लिए अब कर्नाटक के नंदिनी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार सस्ते के चलते मिलावटी घी का इस्तेमाल करती थी। जब बाजार में घी की कीमत 500 रुपए प्रति किलोग्राम थी, तब जगन मोहन सरकार 320 रुपए की घटिया घी खरीदती थी। స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం, అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం। इस पर पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जवाब देते हुए कहा है कि इस बारे में पीएम मोदी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी एक पत्र लिख रहा हूं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। और वहीं तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की रिपोर्ट आने के बाद सियासत काफी गर्मा गई है। साधु संतों ने भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तिरुपति प्रसाद विवाद पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है और इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। यह मुद्दा हर भक्त को आहत करेगा और इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। ये बहुत बड़ी घटना है, इसलिए इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं तत्काल एक बड़ी कमेटी बनाई जानी चाहिए और जाँच की जानी चाहिए और कड़े से कड़ा दंड। करोड़ों सनातन धर्मियों के साथ ये छल किया गया है, उनको भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है। इसको सामान्य नहीं समझा जाता है, ये मतलब किसी की हत्या कर देने से भी बड़ी चीज़ है। तिरुपति के प्रसाद में पशु चर्बी मिलावट पर साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है। तो इस मामले पर पूरे देश में सियासी घमासान भी मचा हुआ है। देखिए पूरा अपडेट।
तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की मिलावट से पूरे देश के साधु संतों में रोष है। अब अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने इस मामले पर नाराजगी जताई है। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अगर लड्डू में पशु चर्बी मिलाई है तो ये अक्षम्य अपराध है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस मामले पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है, अफवाह है, जिससे लोग पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। ये विश्वसनीय चीज नहीं है। वहीं तिरुपति लड्डू विवाद के बीच राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। भजन लाल शर्मा सरकार अब राजस्थान में बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच कराएगी। राजस्थान सरकार के आदेश में डेडलाइन भी रखी गई है। प्रसाद की ये जांच 23 से 26 सितंबर के बीच पूरी होगी। तो तिरुपति लड्डू विवाद को वीएचपी ने बेहद गंभीर मामला बताया। वीएचपी ने कहा कि सरकारों को मंदिरों का नियंत्रण अब हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। आरजेडी ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटना पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कुछ वीडियो शेयर किए और सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बिहार में हाल ही में हुई आपराधिक घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए मोतिहारी में हुई चाकूबाजी के घटना का वीडियो शेयर किया है और नीतीश सरकार से सवाल पूछे। तेजस्वी ने मोतिहारी के शोरूम मालिक पर हुई हमले का वीडियो जारी किया है और लिखा है कि उसे 16 बार चाकू मारा गया और अपराधी फरार हो गया। तेजस्वी ने जो वीडियो जारी किया है वो मुजफ्फरपुर का है, जहां कुछ अपराधी दुकानदार पर पिस्तौल ताने हुए हैं और लूट को अंजाम देते दिख रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि इस लूट को बीजेपी के पार्षद ने अंजाम दिया है। मुजफ्फरपुर में एक हार्डवेयर दुकानदार को पिस्तौल दिखाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया है। तेजस्वी यादव ने इस घटना का हवाला देते हुए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार को घेरा है और तंज कसते हुए कहा कि ये सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, जो बिहार में खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है। और अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया। सैलजा की चुप्पी से हरियाणा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इस बीच हरियाणा के घरौंडा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस में दलित बहन का अपमान हुआ है। उन्होंने कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया। अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी बहुत बड़ा आकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना। नहीं मैं ऐसा नहीं बोलता, करती है ना, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। उस घर को गालियां कर दी इन्होंने, वो बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए। हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। मनोहर लाल के इस ऑफर ने हरियाणा के चुनावी माहौल में भूचाल ला दिया है। दरअसल कुमारी सैलजा पिछले हफ्ते से कांग्रेस के प्रचार अभियान से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में हरियाणा चुनाव में दलित फैक्टर चुनावी समीकरण बदल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दलितों का बड़ा चंक कांग्रेस की तरफ गया था। कांग्रेस जहां हरियाणा में सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है, वहीं पार्टी के अंदरूनी कलह उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा की नाराजगी से हरियाणा कांग्रेस में बेचैनी है। कुमारी सैलजा अपने करीबियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जाने से नाराज बताई जा रही हैं। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार श्रीमती पराग शर्मा के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करीबी शारदा राठौर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे ही फरीदाबाद जिले के तिगांव सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रोहित नागर के खिलाफ हुड्डा खेमे के ललित नागर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में डटे हैं। तो भिवानी जिले के बुवानी खेड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप नरवाल के सामने निर्दलीय सतीश रतेरा चुनाव लड़ रहे हैं। तो पानीपत ग्रामीण सीट पर भी कांग्रेस के बागी प्रत्याशी उतारे गए हैं। कुमारी सैलजा हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित चेहरा है। हरियाणा में करीब 20% दलित मतदाता हैं। हरियाणा के 90 में से दलित समुदाय के लिए 17 विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं, लेकिन सियासी प्रभाव उससे कहीं ज्यादा है। विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे को ही तवज्जो मिली है और कुमारी सैलजा अपने 8 से 10 करीबी नेताओं को ही टिकट दिला पाई हैं।
इससे पहले TV9 के इंटरव्यू में कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि शैलजा कांग्रेस की सम्मानित नेता हैं और मेरी छोटी बहन है, पार्टी में किसी तरह का मनभेद नहीं है। जो खींचतान की आपने बात की, टग ऑफ वॉर, ये स्वाभाविक है और होता है और हमेशा हुआ है और आगे भी मुझे लगता है हमेशा होता रहेगा इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि सब अपने अपने स्पेस के लिए, लोगों के लिए, वरना कैसे दिखाएंगे। देखो, इच्छा रखना एक खाका है और हाईकमांड क्या फैसला करता है वो एक दूसरी चीज़ है। कांग्रेस जो है सबकी है, कांग्रेस की नीति निर्धारित है, न जात पर न पात पर, मौन लगेगी हाथ पे। लेकिन कोई ऐसे किसी के बारे में टिप्पणी करता है। कुमारी शैलजा तो हमारी सम्मानीय नेता हैं। हाँ, बहन है ही, मेरे बहन है ही, इसमें कोई बात है, मेरी छोटी बहन है, हमारे पारिवारिक संबंध हैं। लेकिन कोई भी ऐसी टिप्पणी करता है किसी के बारे में भी, वो निंदनीय है और उसको ऐसे व्यक्ति की कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है, तो कांग्रेस की नीति नहीं है। और आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है और यूबीटी और कांग्रेस 100-100 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शरद पवार गुट को 84 सीटें दी जाएंगी। महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार है। एमवीए का महाराष्ट्र विधानसभा के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया गया है। 288 सीटों में से शिवसेना यूबीटी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 100 सीटों पर और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट 84 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 4 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। कुछ विधानसभा सीटों पर सीट एक्सचेंज करने को लेकर अनबन है, लेकिन स्थानीय नेताओं को विश्वास में लेकर मतभेद जल्द सुलझा लिया जाएगा। इसके अलावा एमवीए की अब बागी नेताओं पर नजर बनी हुई है, जो गठबंधन का खेल खराब कर सकते हैं। बैठक के बाद एनसीपी शरद चंद्र गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सीट शेयरिंग पर महाविकास अघाड़ी में कोई खींचतान नहीं है, सब शांत माहौल में बात कर रहे हैं। आज फिर एमवीए की बैठक है, जिसमें बचे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। आज हमने तय किया है कि इसके आगे एमवीए जीतेगी, इतना ही हम बोलेंगे। चीफ मिनिस्टर कौन क्या होता रहेगा, होगा। अच्छा मैसेज दो कि हम सब एक है, एक होके लड़ रहे हैं जातीयवादी शक्तियों से जिन्होंने महाराष्ट्र को डुबाया है। और अब खबर दिल्ली से है। बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आतिशी। शाम 4:30 बजे राजनिवास में होगा आतिशी का शपथ ग्रहण। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। आतिशी की नियुक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली है और उसके बाद आज शाम 4:30 बजे शपथ। देश की राजधानी दिल्ली में आज बड़ा सियासी बदलाव होने जा रहा है। आप नेता आतिशी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद आज आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद आज शाम 4:30 बजे राजनिवास में आतिशी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। आतिशी की कैबिनेट के जो 5 मंत्री शपथ लेंगे, उनमें गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत का नाम शामिल है। आतिशी कैबिनेट में केजरीवाल सरकार के सभी 4 मंत्रियों को दोबारा से मौका दिया गया है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले मुकेश अहलावत को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बीजेपी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद आम आदमी पार्टी की आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आपने एक अहम मोड़ पर आतिशी को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी को उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो फिर से सत्ता में वापसी करेगी। और आइए सुनते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 11 केजी राइस दे रहे थे, हाँ ठीक है ना, 11 केजी अनाज, बोलो राइस, ये सब दे रहे थे। उसको कट करके इन्होंने 5 केजी किया, हाँ 5 केजी, पहले 35 किलो, 35 पर फैमिली, 15 किलो राइस, है ना, ठीक है। तो आज हम वो रेस्टोर करेंगे और रेस्टोर करके जो अनाज उनको मिलता था वो हम देंगे, ये हमारा वायदा है। तो ये तो हमारे 7 पक्के वायदे हैं।
उसके अलावा जो डेवलपमेंट में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे रोड का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ने की। लेकिन अब हमेशा हर चीज को हमने किया, ये मोदी साहब बोलते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोलते हैं शांति समृद्धि सब हमारे वक्त आया है, और बाकी फिर भी आपका जो क्लेम है बहुत शांति का, दूसरे जगह फिर घटनाएं क्यों हो रही? सॉरी, दूसरे जगह क्यों अभी भी घटनाएं हो रही? तो ये है कहने का, हाथी के दांत खाने के एक होते हैं, दिखाने के लिए एक होते हैं। वैसा ही मोदी जी, शाह, ये हमेशा जुमले बनाते हैं, प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं। ये वोटों के जुमले हैं जितने भी उनकी बातें हैं, और हम हमेशा गरीबों का ख्याल रखते आए हैं। मनरेगा का योजना लो, कर्ज माफी का किसानों का योजना लो, और ये जो फूड सिक्योरिटी लो, एजुकेशन का लो, ये सारी चीजें हमने गरीबों के लिए सोच के की। ऐसा कौन सा तो मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर के मेंढर में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। पहाड़ियों और गुज्जरों को प्रमोशन में आरक्षण देंगे। एनसीपीडीपी ने आरक्षण का विरोध किया। एनसीपीडीपी ने आरक्षण को रोक कर रखा था, ये कहा अमित शाह ने। भाइयों बहनों, और आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी के आने के बाद ओबीसी को भी आरक्षण मिला, पिछड़ा वर्ग को भी मिला, गुर्जर बकरवाल भाइयों को भी मिला, और सबसे बड़ी बात हमारे पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देने का। मैं बिल पेश किया, फारूक साहब की पार्टी ने इसका विरोध किया। वो न्यायाधीश, इनके पूर्व न्यायाधीश सांसद थे, इन्होंने विरोध किया, यहां गुर्जर भाइयों को भड़काना शुरू किया। मैं रजौरी में आया था और मैं कह कर गया था कि गुर्जरों का आरक्षण हम कम नहीं करेंगे और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे। हमने ये वादे को पूरा किया। पहले हमारे गुर्जर बकरवाल पहाड़ी नौकरी ढूंढते थे तो प्यून की नौकरी ढूंढते, छोटी मोटी नौकरियां ढूंढते थे। आज मैं बताता हूं मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपके बच्चे भी आईएएस आईपीएस बनकर, कलेक्टर डीएसपी बनकर देश भर में काम करें। इनको भी मेडिकल में दाखला मिलेगा, उनको भी इंजीनियरिंग का दाखला मिलेगा, ये भी आईआईएम में जाएंगे। भाइयों बहनों, ये अधिकार जो भारत के संविधान ने आपको दिया है, वो फारूक साहब, मुफ्ती बहन, ये सब रोक कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण को लगाया। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि हम रिजर्वेशन पर पुनः विचार करेंगे। क्या आप चाहते हैं आपके रिजर्वेशन पर पुनः विचार हो? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? अरे चिंता मत करो, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला उल्टा लटक कर सीधा हो जाए, आपका रिजर्वेशन हम नहीं जाने। आपका रिजर्वेशन दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती, आपसे कोई ताकत नहीं। और जम्मू कश्मीर के मेंढर में केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीर के लोगों की दिक्कत को समझा, जबकि 3 परिवारों ने यहां लोकतंत्र को बहाल नहीं होने दिया। ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार। वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार न आती, तुम मुझे बताओ पंचायत के चुनाव होते क्या? जरा जोर से बोलो, होते क्या? ब्लॉक के चुनाव होते क्या? जिले के चुनाव होते क्या? आज इस मंच पर ब्लॉक के और जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य बैठे हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता। वो तो अपने 3 परिवारों की सल्तनत को संभालने में पड़े थे। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अवाम में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, तो अब दूसरे और तीसरे चरण के लिए सभी सियासी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। ये कश्मीर में लोकतंत्र का नया अध्याय है। आतंकवाद के गढ़ में अब लोकतंत्र छाप छोड़ रहा है। चुनावी अभियान की ये तस्वीरें कश्मीर में बदलाव की तस्दीक हैं। सभी दलों के नेता डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, तो सभी उम्मीदवार अब नुक्कड़ सभाओं से भी चुनावी माहौल बनाने में जुटे हैं। पहले तो दिक्कत नहीं होती थी, एक खौफ था हवा का दल के लिए, मैंने और डाउन टाउन के लिए बहुत सुना, एक खौफ है। पहले फेज की 24 सीटों पर करीब 62% मतदान हुआ। बीजेपी का कहना है कि अब कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। पहली बार आज कश्मीर का जो हालात है वो बिल्कुल अलग है। जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जोर में इलेक्शन होते थे, एक डर का माहौल होता था, लोग अपने घरों से वोट डालने नहीं निकलते थे। लेकिन कल आपने देखा कि अनंतनाग में जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन था, पीटीपी प्रवक्ता शेख सबा ने कहा कि चुनाव कैंपेन के नियमों में भेदभाव हुआ है। डोर टू डोर कैंपेन सबकी चल रही है। डे एंड नाइट कैंपेन पे मैं बोलना चाहूँगी कि हमें तो अलाउ नहीं किया गया है नाइट कैंपेन के लिए, बीजेपी को अलाउ किया गया है। और बीजेपी की जो ABC टीम्स है या उनके जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, उनको अलाउ किया गया है नाइट कैंपेन। वहीं दूसरे चरण के मतदान को लेकर जम्मू कश्मीर में जबरदस्त उत्साह है। श्रीनगर में स्थानीय लोग अब मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। देखिए संवाददाता इरफान कुरैशी की ग्राउंड रिपोर्ट। If I am elected from that area, तो सबसे मेन यही होगा कि मेन ड्रग माफिया को ख़त्म करना। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है। मैंने ऑलरेडी रेलवे लाया कश्मीर में 1996 में। रेलवे में तब से लेकर आज तक 1,08,416 बच्चों को रोज़गार मिला है। मैं आपके माध्यम से उमर साहब से कहना चाहता हूँ, आप 1 लाख की बात करते हैं, संजय सराफ ने 1,08,416 को दिया है रोज़गार। आप खाली 8,416 को डायरेक्ट परमानेंट दे दीजिए, हम भी आपके साथ पीछे खड़े हो जाएंगे। 10 साल के इस भयानक कार्यकाल को लेके जमहूरियत कहीं नहीं था, गला काट दिया गया था जमहूरियत का। लोग आज जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है उसके लिए वोट नहीं कर रहे हैं, हम वोट कर रहे हैं जुल्म के खिलाफ। ये लोग बता रहे हैं नया कश्मीर, हमें पुराना कश्मीर चाहिए। लोगों ने जो पिछले 10 साल से देखा हो क्या आ रहा है, हर कोई चीज़ उनसे छीनती जा रही है। यहाँ एक साइलेंस का माहौल है, यहाँ बात नहीं करने देते थे। आप जो आप आज देख रहे हैं ये सब चीज़ें, ये सारी टेम्परेरी है। सो पीपल आर वोटिंग। लोग हमारी अलायंस के लिए वोट करेंगे। आप रिजल्ट के दिन देखेंगे लोगों का मैंडेट किन के पास होगा। पीएम मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम यहां क्वाड समिट में शामिल होंगे और राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। वो न्यूयॉर्क में हो रहे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और तीनों क्वाड देशों के नेताओं के साथ साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 21 सितंबर को फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत होगी। दोनों देशों में कई अहम समझौते होंगे। उसके बाद क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। 22 सितंबर नसाउ कॉलेजियम की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। टॉप अमेरिकी सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद 23 सितंबर को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर फिर से चर्चा हो रही है। India is the essential country in the international system and
India has a legitimate right to a seat in the permanent category. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक अहम देश है और भारत के पास कानूनी अधिकार है कि उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिले। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका के सैनिकों की वॉर प्रैक्टिस जारी है। अब 72 घंटे का मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर दुश्मन के डमी ठिकानों को ध्वस्त करने की रिहर्सल की जा रही है। तोपों की दहाड़, गोलों की बौछार, युद्ध जैसा मंजर, दुश्मन के डमी ठिकानों पर भीषण गोलाबारी। तस्वीरें भारत अमेरिका के युद्धाभ्यास की हैं। राजस्थान के बीकानेर में दोनों देशों की सेनाएं अपना जंगी कौशल दिखा रही हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भीषण युद्ध की डमी प्रैक्टिस जारी है। धमाकों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा रहा है। भारत और अमेरिका के सैनिक मिलकर दुश्मन के डमी ठिकानों को ढूंढ कर ध्वस्त कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों देशों की सेनाओं का 72 घंटे का काल्पनिक युद्ध चल रहा है। दोनों देशों की सेनाएं आपसी तालमेल और वॉर प्लान के जरिए डमी ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी हैं। इस वॉर ड्रिल में दोनों देशों के 600 जवान जंगी जौहर दिखा रहे हैं। भारत की 9वीं राजपूत रेजिमेंट के जवान पैदल आगे बढ़ रहे हैं, तो अमेरिकी जवान MM-777 हॉवित्जर तोपों से भारतीय जवानों को कवर फायर देने में जुटे हैं। हॉवित्जर तोपों की तैनाती दुश्मन के डमी ठिकानों के मुताबिक 100% एक्यूरेसी के साथ की गई है, ताकि डमी ठिकानों को धुआं किया जा सके। भारत और अमेरिका से इस युद्धाभ्यास में आधुनिक तकनीक और लेटेस्ट हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। और चलिए अब खबर बिहार से है। बिहार में पटना सहित कई जिलों में बारिश और बाढ़ के बाद कहर जारी है। कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कों पर सैलाब का कब्जा, घर मकान दुकानों के सामने बहता पानी। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है, जहां बेकाबू सैलाब की वजह से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पटना के तमाम गंगा घाट बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के पानी ने पटना के सुनावा गांव को अपनी जद में ले लिया है। पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया है। लोग आने जाने के लिए एकमात्र नाव का सहारा ले रहे हैं। खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई है। तेजी से बिगड़ रहे हालात का जायजा लेने के लिए पटना के जिलाधिकारी और SSP ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और लोगों की पूरी मदद करने का निर्देश दिया। दानापुर के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई फीट तक पानी भरने की वजह से घर, सड़क सब कुछ पानी में डूब गए हैं। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम हो रहा है। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को रहने और खाने पीने की सुविधा प्रदान की जा रही है। जल भराव के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों का आवागमन भी बंद है। और वहीं पटना में बाढ़ से क्या हालात हैं, जानकारी दे रहे हैं TV9 संवाददाता रुपेश कुमार। आप देखिए, इस वक्त हम पटना से सटे दियारा इलाका जो है पूरी तरह से गंगा बाढ़ में चपेट में। गंगा खतरे के निशान से 3 इंच ऊपर, और उसके बाद से जो स्थिति है इन टोलों में देखिए। अभी हम बिंद टोली में मौजूद हैं और ये पूरी तरह से जल से घिरा हुआ चारों तरफ से। यहाँ आप देखिए तो ये जल बंधक बने हुए हैं और सरकार ने तो ज़रूर कहा है कि नाव की व्यवस्था की गई है, सरकारी नाव की व्यवस्था। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है तो आप देखिए, वहाँ देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं और एक पुरुष सदस्य हैं, वो अपने हाथों में सामान लिए हुए। और यहाँ देखिए ये जो जुगाड़ की नाव है, ये कैसे नाव बनाए? ये अपने ही से बनाए, ट्यूब खरीद के लाए हैं, पंप से बनवा के सब तख्ता बांध के वहीं पर जा रहे हैं हम लोग। पानी उनी ला रहे हैं, पानी उनी ला। हाँ, घर में से सामान वामान निकाले हैं इसी से। अच्छा, कोई व्यवस्था है सरकार की तरफ से? व्यवस्था तो कहाँ कुछ अभी व्यवस्था नहीं है। खाने के लिए बनाने के लिए वहाँ पर टेंट उंट लगाया था, खाना भी खत्म हो जा रहा है रात में। बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? खाना खिलाने के लिए हैं? खाना लेकर, छोटा बच्चा गले तक पानी है लेकर जा रहे हैं। का करे और बेना है जाता हो जा बेना है, थोड़ा हमने बचल है तो वही खाना। अच्छा, ये धूप में काफी रहेगा, व्यवस्था कुछ नहीं है। बिहार के खगड़िया में गंगा नदी और बूढ़ी गंडक उफान पर है। गांव से लेकर शहर तक तबाही का मंजर है। मकान, दुकान, संस्थानों के सामने कई फीट तक पानी खड़ा है। गंगा नदी का रौद्र रूप, सड़कों से लेकर गलियों तक कई फीट तक पानी, लहरों से जिंदगी की जंग। तस्वीरें बिहार के खगड़िया की हैं। हर तरफ सैलाब की वजह से मुसीबत आई हुई है। बाढ़ के पानी से लोग जूझ रहे हैं। बड़े पैमाने पर बाढ़ पीड़ित लोगों ने अब सुरक्षित इलाकों में पलायन किया है। दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। लोग कुछ स्थानों पर पलायन को मजबूर हैं और अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी
पहल नहीं हुआ है। हजारों घर है तीनों गांव में जिसमें पानी प्रवेश अभी जो पानी है कितना आप बिशनपुर में ही देखिएगा, उधर से लगभग 50 घर है जिसमें पानी है। तो वैशाली के सोनपुर में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। वीडियो में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रास्तों पर, सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। बाबा हरिहरनाथ मंदिर, सूर्यदेव शनि मंदिर के सामने से तेज रफ्तार से पानी सड़क से निकल रहा है, जिसके कारण दूर दराज से पूजा अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूजन सामग्री की दुकानों में पानी घुस गया है। और यूपी का जालौन जिला भी बाढ़ का दंश झेल रहा है। यूपी सरकार में मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों की मदद के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें यूपी के बुंदेलखंड के जालौन की है, जहां पर बाढ़ के पानी ने हाहाकार मचा रखा है। कई मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं, जिसके चलते हजारों लोग प्रभावित हैं। यूपी के गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह गंगवार ने जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली से कोंच तहसील का दौरा किया और अधिकारियों को लोगों की हर संभव मदद का निर्देश दिया है। हमारे 23 बाढ़ राहत शिविर इस समय जनपद में चल रहे हैं। 36,000 हेक्टेयर भूमि इसका अंतरिम सर्वे हो चुका है। हम लोग 72 लाख रुपया की धनराशि अब तक हम लोगों तक पहुंचा चुके हैं राहत के रूप में। किसी का आवास गिरा है और कहीं कोई और कैजुअल्टी हुई है। जालौन के कई इलाके पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर नोएडा में एलिवेटेड रोड पर एक हादसा हुआ है। दरअसल स्कूटी सवार युवती को गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद फ्लाईओवर के पिलर पर यह स्कूटी जाकर अटक गई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। यह हादसा जो कि नोएडा के एलिवेटेड रोड पर हुआ है। एक गाड़ी ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी है और उसके बाद जो युवती है वो उछलकर एलिवेटेड रोड का जो पिलर है वहां पर जाकर गिर गई। अंशुमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। अंशुमान, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो युवती है वो पिलर के ऊपर बैठी है, कैसे उसकी हालत है और कैसे सब कुछ हुआ? बिल्कुल करुणा, मैं बता दूं, ये युवती सेक्टर 18 की तरफ जा रही थी एलिवेटेड रोड पर होते हुए, तभी तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मारी और ये युवती टक्कर से एलिवेटेड के पोल पर ही जाकर गिर पड़ी। तभी मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। तमाम जो पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल युवती की हालत ठीक है, लेकिन चूंकि हादसा इतना भयानक था कि लड़की अभी फिलहाल सदमे में है। लड़की को हॉस्पिटलाइज किया गया है। डॉक्टरों ने बताया है कि मामूली चोट आई है, जिसके बाद फर्स्ट एड के बाद उसे घर के लिए रेफर कर दिया जाएगा। जी करुणा सिंह। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।